1999 का कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के इतिहास में एक ऐसा अध्याय था जिसने दोनों देशों के बीच अविश्वास को और ज्यादा गहरा कर दिया। यह सिर्फ सीमा पर लड़ी गई एक सैन्य लड़ाई नहीं थी। कारगिल युद्ध की यहां पर बात हो रही है। यह सिर्फ एक सैन्य लड़ाई नहीं थी, बल्कि इसके पीछे पाकिस्तान की सैन्य रणनीति, पाकिस्तान की मंशा और सत्ता की राजनीति से भी जुड़ी हुई एक जटिल कहानी थी। कारगिल की चोट इतनी गहरी है कि यह सवाल स्वाभाविक लगता है कि जिस व्यक्ति को भारत इस घुसपैठ की योजना का प्रमुख जिम्मेदार मानता था, उसी जनरल परवेज मुशर्रफ को महज 2 साल के बाद भारत ने बातचीत के लिए आखिर आगरा बुलाया क्यों? और इसी का जवाब तलाशेंगे हम इस एक्सप्लेनर में। इस सवाल का जवाब समझने के लिए कारगिल के बाद की परिस्थितियों को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। मई 1999 में जब भारतीय सेना को कारगिल की ऊंची चोटियों पर पाकिस्तानी घुसपैठ का पता चला, तब हालात तेजी से युद्ध में बदल गए। करीब 74 दिनों तक चले इस संघर्ष में भारतीय सेना ने बेहद कठिन परिस्थितियों में लड़ाई लड़ी, क्योंकि दुश्मन ऊपर चोटियों पर था और हमें नीचे से वार करना था। परिस्थितियां बेहद प्रतिकूल थी। अपनी जमीन पर कब्जा जमाए बैठे घुसपैठियों को पीछे हटने के लिए मजबूर करना सबसे ज्यादा कठिन काम उस वक्त था परिस्थितियों के लिहाज से। 26 जुलाई 1999 को भारत ने ऑपरेशन विजय की सफलता की घोषणा की। इस युद्ध में भारत के 527 सैनिक शहीद हुए थे। पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ और सैन्य अभियान में तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ की भूमिका को लेकर बाद में अनेक दस्तावेज, संस्मरण और रिपोर्ट्स सामने आई थी। यानी कि एक तरह से सबूत सामने आए थे कि जनरल परवेज मुशर्रफ ही इस योजना के पीछे थे। और यही वजह थी कि भारत में मुशर्रफ की छवि एक ऐसे पाकिस्तानी सैन्य नेता की बन चुकी थी जिसने भारत को गहरा सैन्य और मानवीय नुकसान पहुंचाया था। लेकिन कारगिल की हार के बाद पाकिस्तान के भीतर भी सब कुछ बदल गया। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ के बीच तनाव बढ़ता गया और अक्टूबर 1999 में मुशर्रफ ने सैन्य तख्तापलट के जरिए पाकिस्तान की सत्ता अपने हाथों में ले ली। अब पाकिस्तान में एक असामान्य स्थिति पैदा हो चुकी थी। मुशर्रफ सिर्फ सेना के प्रमुख नहीं थे, बल्कि देश के वास्तविक शक्तिशाली शासक भी बन चुके थे। और शायद वहीं से पाकिस्तान में यह दौर भी शुरू हुआ, जैसे कि हम आज के दौर में कहते हैं कि पाकिस्तान में सरकार सेना चलाती है। भारत के लिए यह स्थिति एक चुनौती के साथ एक संभावित कूटनीतिक अवसर भी थी। इसी दौर में भारत के सामने एक बड़ा सवाल था। क्या पाकिस्तान से बातचीत की जाए या कारगिल के बाद संवाद पूरी तरह बंद रखा जाए? तत्कालीन स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सोच ये थी कि युद्ध और आतंकवाद के बावजूद बातचीत के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं किए जाने चाहिए। और आज के संदर्भ में, आज जब हम पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं करते, जब आज की सरकार ये मानती है कि टेरर एंड टॉक्स एक साथ नहीं हो सकती, यही कारण है कि विपक्ष अटल बिहारी वाजपेयी की इसी बात को आगे रखते हुए ये कहता है कि कम से कम बातचीत के जरिए रास्ता निकाला जा सकता है। कई मंचों से विपक्ष के नेताओं ने, खासतौर पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, बार बार इसी बात को कहते हैं। बहरहाल, अटल बिहारी वाजपेयी का यह मानना था कि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थायी शांति सिर्फ सैन्य ताकत से नहीं, बल्कि राजनीतिक और कूटनीतिक संवाद से भी संभव हो सकती है। कारगिल के बाद भी भारत ने इसी नीति को पूरी तरह छोड़ा नहीं। फिर जनवरी 2001 में एक ऐसी घटना हुई जिसने दोनों देशों के बीच जमी बर्फ को कुछ हद तक पिघलाने की मदद की। गुजरात में विनाशकारी भूकंप आया, हजारों लोगों की जान चली गई और कच्छ समेत कई इलाकों में भारी तबाही हुई। पाकिस्तान ने भारत को राहत सामग्री भेजने की पेशकश की। मानवीय आपदा के बीच भारत ने इस मदद को स्वीकार भी किया। ये छोटा सा कदम राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बन गया, क्योंकि कारगिल के बाद दोनों देशों के बीच पैदा हुआ तनाव, उसके बावजूद मानवीय स्तर पर संवाद की एक खिड़की खुली। परवेज मुशर्रफ और वाजपेयी के बीच संपर्क भी इसी माहौल में आगे बढ़ा। दोनों देशों को यह एहसास होने लगा कि अगर बातचीत करनी है तो सिर्फ राजनयिक अधिकारियों के स्तर पर नहीं बात बनेगी, बल्कि सीधे शीर्ष नेतृत्व के बीच बात करनी जरूरी होगी। यहां एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी।
भारत ने मुशर्रफ को आगरा बुलाकर कारगिल को भुला नहीं दिया था और ना ही इसका अर्थ यह था कि भारत पाकिस्तान की नीतियों से सहमत हो गया था, बल्कि तर्क यह था कि अगर पाकिस्तान में वास्तविक सत्ता मुशर्रफ के हाथ में है तो उसके साथ बातचीत किए बिना किसी बड़े समझौते की संभावना बेहद कम होगी। वो सेना पर नियंत्रण रखते थे और पाकिस्तान की विदेश और सुरक्षा नीति पर भी उनका प्रभाव निर्णायक था। इसीलिए परवेज मुशर्रफ के साथ बातचीत करना भारत के लिए एक रणनीतिक और कूटनीतिक प्रयोग था। जुलाई 2001 में यही प्रयोग आगरा शिखर वार्ता के रूप में सामने आया। 14 से 16 जुलाई के बीच मुशर्रफ भारत आए। ये यात्रा इसलिए भी ऐतिहासिक थी क्योंकि कारगिल युद्ध के बाद पहली बार भारत और पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व के बीच आमने सामने गंभीर बातचीत हो रही थी। लेकिन दोनों देशों की प्राथमिकताएं अलग थीं, प्रायोरिटीज अलग थीं। मुशर्रफ बातचीत में कश्मीर को केंद्रीय मुद्दा बनाना चाहते थे। पाकिस्तान की ओर से लगातार यह तर्क दिया गया कि भारत पाकिस्तान विवाद का मूल कारण कश्मीर है और किसी भी सार्थक शांति प्रक्रिया की शुरुआत इसी मुद्दे के समाधान से होनी चाहिए। लेकिन भारत की स्थिति और भारत की प्राथमिकता अलग थी। भारतीय नेतृत्व चाहता था कि बातचीत सिर्फ कश्मीर तक सीमित ना हो। आतंकवाद, सीमा पार हिंसा, विश्वास बहाली और दोनों देशों के बीच सामान्य संबंध भी चर्चा का हिस्सा हों। तत्कालीन उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी सहित भारतीय नेतृत्व इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था कि पाकिस्तान की शर्तों के अनुसार कश्मीर को बातचीत का एकमात्र या सर्वोच्च मुद्दा माना जाए। यही मतभेद अंततः आगरा वार्ता की सबसे बड़ी बाधा बने। कई दौर की बातचीत और गहन कूटनीतिक प्रयासों के बावजूद दोनों पक्ष किसी साझा सहमति तक नहीं पहुंच सके। यहां तक कि शिखर वार्ता के बाद संयुक्त बयान भी जारी नहीं हो सका। तो क्या मुशर्रफ को भारत बुलाना गलती थी? इतिहास को पीछे मुड़कर देखने पर इसका जवाब इतना सीधा नहीं है। कूटनीति में किसी विरोधी से बातचीत करना उसकी पिछली कार्रवाइयों को माफ करना नहीं होता। अक्सर बातचीत इसलिए की जाती है क्योंकि विरोधी को नजरअंदाज करके समस्या का समाधान संभव नहीं होता। कारगिल के बाद भारत जानता था कि पाकिस्तान की सत्ता और सेना के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति परवेज मुशर्रफ ही हैं। अगर शांति की कोई संभावना तलाशनी थी तो उस व्यक्ति से बातचीत करना जरूरी था जो पाकिस्तान की वास्तविक सत्ता संरचना को उस समय नियंत्रित कर रहा था। आगरा वार्ता भले ही किसी समझौते के साथ खत्म नहीं हुई हो, लेकिन उसने एक महत्वपूर्ण संदेश जरूर दिया। कारगिल जैसी भीषण जंग के बाद भी भारत कूटनीति के दरवाजे बंद करने के पक्ष में नहीं था। भारत ने अपनी सैन्य जीत को राजनीतिक संवाद में बदलने की कोशिश की और यही आगरा की असली कहानी है। मुशर्रफ को बुलाना कारगिल के जख्म को भुलाना नहीं था, बल्कि ये परखना था कि क्या उसी व्यक्ति के साथ बातचीत करके भविष्य में युद्ध की संभावना को कम किया जा सकता है। कोशिश सफल नहीं हुई, लेकिन दक्षिण एशिया की कूटनीति में ये एक ऐसा अध्याय बन गई जहां युद्ध के मैदान का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कुछ ही वर्षों बाद बातचीत की मेज पर आमने सामने बैठा था।